हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कॉमन एरर्स का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने के पहले आपके लिए एक सूचना है कि प्रीपोजिशन पार्ट 4 में जो कुछ भी आपने पार्ट 4 तक पढ़ा था उससे रिलेटेड 11 प्रश्न खाली जगह को भरने के लिए आपको हमने दिया था। आप उसका उत्तर भी आपने कमेंट बॉक्स में डाला। उस प्रश्न का उत्तर हमने डाल दिया है। आप उसका मिलान अपने उत्तर से कर लेंगे, आपको अपने स्कोर का सही पता चल जाएगा। उसका उत्तर हमने वेबसाइट पर डाला है, आप वेबसाइट को देख लेंगे। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज का ये वीडियो जो कॉमन एरर्स से संबंधित है, कॉमन एरर्स सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ इस एग्जाम्पल्स के एरर्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है, ये पहले एग्जाम्पल में आपके सामने 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये फर्स्ट जो ग्रुप है एग्जाम्पल्स का, इसमें 6 एग्जाम्पल्स हैं और इसमें टाइम से रिलेटेड एरर को समझाया गया है। आप गंभीरता से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका कॉन्सेप्ट। पहला है, वी शुड गो टू द स्टेशन एट टाइम। हमें स्टेशन पर समय पर जाना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। और करीब करीब यही मीनिंग सारे एग्जाम्पल्स का है। प्रीपोजिशन के प्रयोग में केवल डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, वी शुड गो टू द स्टेशन ऑन टाइम, वी शुड गो टू द स्टेशन इन टाइम, we should go to the station to time, we should go to the station on the time, we should go to the station in the time। यहां टाइम का कॉन्सेप्ट बताया गया है और यहां आप गौर करेंगे तो देखेंगे एट टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, ऑन द टाइम, इन द टाइम, इतने प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम के साथ किया गया है। अब इसको थोड़ा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखें। वी शुड गो टू द स्टेशन एट टाइम। एट टाइम ये फ्रेजल वर्ड है, ये फ्रेज है। एट टाइम, ऑन टाइम भी फ्रेज है, इन टाइम भी फ्रेज है, टू टाइम भी फ्रेज है। ये सभी फ्रेज हैं, सबका मीनिंग अलग अलग है। जैसे एट टाइम का अर्थ होता है कभी कभी, ये एट टाइम का अर्थ है कभी कभी। ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, इस तीनों का एक ही मीनिंग होता है समय पर। अब आप गौर कीजिए, वी शुड गो टू द स्टेशन एट टाइम, इसका मीनिंग क्या निकलता है? हमें कभी कभी स्टेशन जाना चाहिए। इसका मीनिंग सही नहीं है। कभी कभी स्टेशन जाना चाहिए, ये स्टेशन जाने का कॉन्सेप्ट ये अर्थ नहीं देता है, इसलिए एट टाइम का कॉन्सेप्ट गलत है। एग्जाम्पल जो दिया गया है उसका परफेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग हो कि मीनिंग वो परफेक्ट दे, पूर्ण रूप से मीनिंग दे। तो यह एट टाइम कभी कभी का जो अर्थ है यह परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट गलत है। अब आइए दूसरे में, वी शुड गो टू द स्टेशन ऑन टाइम। अब ऑन टाइम के कॉन्सेप्ट को समझिए।
ऑन टाइम का मतलब है समय पर, हमें समय पर स्टेशन जाना चाहिए। इन टाइम का भी अर्थ है समय पर, हमें समय पर स्टेशन जाना चाहिए। दोनों का अर्थ है समय पर, टू टाइम, यह भी समय पर का ही अर्थ दे रहा है, लेकिन तीनों के अर्थ में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें सही कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, सही प्रीपोजिशन का प्रयोग मालूम हो जाएगा। ऑन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि समय पर जाने का मतलब है, जैसे मान लीजिए स्टेशन पर गाड़ी खुलने का टाइम है 9 बजे और हम स्टेशन अगर जाते हैं 9:10 पर, 9:10 पर, यानी जो एग्जैक्ट टाइम है उस टाइम के बाद अगर हम स्टेशन जाते हैं तो क्या होगा, गाड़ी खुल गई रहेगी, गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या हमें स्टेशन ऑन टाइम जाना चाहिए? यहां पर कॉन्सेप्ट ऑन टाइम का गलत हो जाएगा। जब हम ऑन टाइम स्टेशन जाएंगे तो गाड़ी हमारी छूट जाएगी, इसलिए ऑन टाइम गलत है। दूसरा ये इन टाइम, इन टाइम का मतलब है, इसका भी अर्थ है समय पर, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका है कि गाड़ी खुलने का जो समय है उसके पहले जाना, 10 सेकंड पहले जाना, 10 मिनट पहले जाना, ये इन टाइम का मीनिंग होता है। तो हमें स्टेशन समय से पहले जाना चाहिए, ये हमारा अगर मीनिंग है तो उसके लिए इन टाइम का ये कॉन्सेप्ट सही है, इसलिए इन टाइम ये एग्जाम्पल सही होगा। टू टाइम, टू टाइम का भी अर्थ है समय पर, लेकिन टू टाइम का प्रयोग किया जाता है गतिशीलता के लिए। द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, यानी गाड़ी ठीक समय पर चल रही है, गतिशीलता का अर्थ देता है टू टाइम। और यहां हमें स्टेशन जाने की बात कही जा रही है, यहां टू टाइम का प्रयोग गलत हो जाएगा, इसलिए टू टाइम यहां सही नहीं है। नेक्स्ट है वी शुड गो टू द स्टेशन ऑन द टाइम और वी शुड गो टू द स्टेशन इन द टाइम। तो ऑन द टाइम और इन द टाइम ये कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल गलत है। ये आपके सामने जो 6 एग्जाम्पल्स हैं इसमें केवल एक एग्जाम्पल सही है, बाकी सभी में एरर है। अब आते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें एरर जांचते हैं। स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द टेबल, मतलब स्प्रेड होता है फैलाना, टेबल पर, ऑन का मतलब पर, ऑन प्रीपोजिशन है यहां, यानी कपड़े को, टेबल क्लॉथ को टेबल पर फैला दीजिए, ये इसका अर्थ हुआ। स्प्रेड द क्लॉथ यानी कपड़े को फैलाओ, बिछाओ, कपड़े को बिछाओ ऑन द टेबल, टेबल पर कपड़े को बिछाओ। यहां ऑन प्रीपोजिशन है। पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल, यहां ओवर का प्रयोग किया गया है। पुट माने रखना, पुट द क्लॉथ यानी क्लॉथ को रखिए ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। ओवर का भी मतलब ऊपर होता है, यहां ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट में आइए स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब यहां पर कहा जा रहा है फैला दीजिए टेबल के ऊपर क्लॉथ को, यहां रखने का अर्थ है पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल, और यहां बिछाने का अर्थ है स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। बिछाने के अर्थ में यहां पर ओवर का प्रयोग हुआ और रखने के अर्थ में यहां पर ओवर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है पुट द क्लॉथ एबव द टेबल, एबव का भी मतलब होता है के ऊपर। यहां कहा जा रहा है कि टेबल के ऊपर क्लॉथ को रखिए, यहां एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। और लास्ट है पुट द क्लॉथ
ऑन द टेबल, यानी टेबल पर क्लॉथ को रखिए, यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ। अब जरा यहाँ हम लोग विचार करेंगे, एरर को पकड़ना है तो एक एक प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग क्या दे रहा है सेंटेंस, और उस मीनिंग के संदर्भ में कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर लागू होगा, ये हम लोग इस बात की जांच करेंगे। अब यहाँ देखिए, स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द टेबल, ऑन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर है स्प्रेड, क्लॉथ को फैलाने की बात कही जा रही है। तो ऑन के कंसेप्ट में हमने देखा है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्पर्श कर रही हो, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी गई है जो इस टेबल को छू रही है, तो इस अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये आपने कॉन्सेप्ट में देखा है। यहां पर कहा जा रहा है स्प्रेड द क्लॉथ, यानी कपड़े को बिछाइए टेबल के ऊपर। कपड़े को रखने की बात नहीं कही जा रही है, कपड़े को बिछाने की बात कही जा रही है। मतलब ये टेबल है तो इस टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाने की बात कही जा रही है। यहाँ रखना और यहाँ बिछाना, ये दोनों दो अर्थ दे रहा है। यहाँ पर स्प्रेड द क्लॉथ ऑन द टेबल, यानी कपड़े को टेबल पर बिछाइए, और ऑन यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कपड़े को रखने की बात कही जा रही है, जबकि मीनिंग है बिछाने की। ऑन का प्रयोग इस रूप में होता है, टेबल के ऊपर कोई वस्तु को स्पर्श भाव में रखा जाए। यहाँ पर भी स्पर्श हो रहा है, टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया जा रहा है तो स्पर्श हो रहा है, लेकिन इस टेबल को कवर कर ले रहा है। ये टेबल क्लॉथ चारों तरफ से इस टेबल को कवर कर रहा है। जैसे आप छाता लगाते हैं तो छाता का जो क्लॉथ है ऊपर, वो आपके बॉडी को, आपके सिर को चारों तरफ से कवर कर लेता है, घेर लेता है। तो यहाँ घेरने का अर्थ निकल रहा है, और इस घेरने के अर्थ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जो गलत है, क्योंकि ऑन का प्रयोग घेरने के अर्थ में नहीं होता है, टेबल के ऊपर किसी पॉइंट पर रखने के अर्थ में होता है, इसलिए ऑन का यहाँ पर प्रयोग गलत है। अब दूसरे को देखते हैं, पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल। पुट द क्लॉथ यानी क्लॉथ को टेबल पर रखिए, यानी क्लॉथ को टेबल पर रखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर टेबल क्लॉथ को टेबल पर जो रखा गया है, वो तो टेबल को पूरा टेबल के ऊपर से रखा गया है। तो इस स्थिति में यहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा। पुट का मतलब है इस स्थिति में टेबल क्लॉथ को रखना, लेकिन यहां पर अर्थ है टेबल क्लॉथ को टेबल पर कोई क्यों रखेगा किसी खास पॉइंट पर। टेबल क्लॉथ को टेबल पर बिछा करके ही रखा जाता है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन बिछा कर रखने का सेंस यहां पुट से नहीं निकल रहा है, पुट बिछाने का सेंस नहीं दे रहा है, पुट रखने का सेंस दे रहा है, इसलिए ओवर का प्रयोग यहां भी गलत है। तीसरा है स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड द क्लॉथ मतलब बिछा दीजिए कपड़े को ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। ये कंसेप्ट है, टेबल है और इस टेबल के ऊपर कपड़े को बिछाने की, यानी ऊपर से टेबल को ढक करके बिछा करके रखने का यहाँ अर्थ है, इसलिए ओवर का प्रयोग यहाँ पर सही है। ये कंसेप्ट आपका सही हो जाएगा। फिर चौथा है पुट द क्लॉथ एबव द टेबल। एबव का भी मतलब होता है के ऊपर, लेकिन एबव के कॉन्सेप्ट में जिसके ऊपर होता है वह कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर जब होता है तो वहां स्पर्श नहीं होता। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा मेरे सर को छू नहीं रहा है, द फैन इज एबव माई हेड। ये एबव का प्रयोग यहां पर होगा। यहां पर टेबल क्लॉथ जो है वह
टेबल के ऊपर नहीं है, टेबल को छू रहा है, इसलिए एबव का प्रयोग यहां भी एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुट द क्लॉथ ऑन द टेबल, यहां ऑन का प्रयोग स्पर्श रूप में है, यहां रखने की बात हो रही है क्लॉथ को टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ को रख देना है, इसलिए यहां ऑन का प्रयोग सही हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा ऑन, ओवर, एबव प्रीपोजिशन का जो प्रयोग किया गया है वो अर्थ के हिसाब से या दो कॉन्सेप्ट इसका सही है, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल और पुट द क्लॉथ ऑन द टेबल। बाकी और सभी एग्जाम्पल में एक अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एरर को। इस वीडियो को आप लोग पॉज कर लें, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को। सी केम इन माई रूम, वह मेरे कमरे में आई। सी केम इनटू माई रूम, सी केम इनसाइड माई रूम। तीनों का एक ही अर्थ है, वह मेरे कमरे में आई। लेकिन तीनों सेंटेंस में तीन तरह का प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है, एक में इन है, एक में इनटू है और एक में इनसाइड है। अब इस तीनों प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें, उस आधार पर, उस कसौटी पर हम लोग कसेंगे कौन सा एग्जाम्पल सही है, किस में एरर है। सी केम इन माई रूम, इन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी बंद घेरे का बोध हो और उसमें स्थिरता का बोध हो। द पेन इज इन द बॉक्स, बक्से में कलम है तो कलम स्थिर रूप से वहां बक्से में पड़ी हुई है और बक्सा के चारों तरफ घेरा है, यहां इनका कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन सी केम इन माई रूम, वह मेरे कमरे में आई, तो मेरे कमरे में जब आई तो उसमें स्थिरता का अर्थ नहीं था, गतिशीलता का अर्थ था, इसलिए गतिशीलता के अर्थ में इनका प्रयोग गलत होगा। नेक्स्ट है सी केम इनटू माई रूम, इनटू कॉन्सेप्ट का प्रयोग गतिशीलता के अर्थ में किया जाता है और बाहर से अंदर आने के अर्थ में किया जाता है। बाहर से अंदर गतिशील अवस्था में आने और फेज को चेंज होने, ये सब अर्थ जहां पर एक साथ हो वहां इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं सी केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आई, आते समय उसके पांव चल रहे थे, गतिशीलता थी उसमें, और बाहर से अंदर की ओर आई, और जब बाहर में थी तो उसका फेज कुछ और था, और जब कमरे में आई तो उसका फेज बदल गया। जब कमरे के बाहर थी, आ रही थी, तो उसके चेहरे पर एक नॉर्मल भाव था, लेकिन जब कमरे के अंदर आई तो एक स्माइल का भाव आ गया, ये चेहरे का फेज बदल गया। तो जहां इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, अर्थ हो, मीनिंग हो, वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एग्जाम्पल सही है। नेक्स्ट है सी केम इनसाइड माई रूम, यहां इनसाइड का प्रयोग किया गया। इनसाइड का मतलब होता है अंदर के भी अंदर। कोई हॉल है, उस हॉल के अंदर कोई ऑफिस है, तो उस ऑफिस में जब जाना हो तो वहां इनसाइड का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर उस तरह का सिचुएशन नहीं है, इसलिए इनसाइड का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आई वांट टू गो देयर, मतलब मैं वहां जाना चाहता हूं। ही आस्क्ड मी टू राइटिंग ए लेटर, उसने पूछा, मुझे पूछा, क्या एक पत्र लिखने के लिए उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा। सीता लाइक्स टू वेंट देयर, सीता वहां जाना पसंद करती है। आई लाइक टू ईट ए मैंगो, मैं आम खाना पसंद करता हूं। अब यहां हम लोग देखिए प्रीपोजिशन कैसे आया, यह आप गौर करें तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग
चारों एग्जाम्पल में हुआ है। अब हम लोग इसके मीनिंग को देखें और टू के कॉन्सेप्ट को देखें। टू का कॉन्सेप्ट है को के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग की ओर जाने के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। यहां पर कुछ विशेष तरह का टू का प्रयोग है। यहां पर आप गौर करें तो टू के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, जबकि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये आपने प्रीपोजिशन के बेसिक क्लास में आपने पढ़ा है, सीखा है कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो ये गोज वर्ब है, यहाँ राइटिंग वर्ब है, यहाँ वेंट वर्ब है, यहाँ ईट वर्ब है। ये चारों एग्जाम्पल में वर्ब के पहले टू प्रीपोजिशन आया है। तो क्या चारों में एरर है? क्या इसमें कोई सही नहीं है? नहीं, इसमें भी सही है। सही क्या है? तो यहां पर टू के बाद गोज वर्ब 5 आया है। यहां पर टू के बाद राइटिंग वर्ब 4 आया है। यहां पर टू के बाद वेंट वर्ब 2 आया है और यहाँ टू के बाद वर्ब 1 ईट आया है। जब टू के बाद कोई वर्ब 1 का प्रयोग होता है तो वह प्रयोग सही माना जाता है, क्योंकि उसका नाम बदलकर इन्फिनिटिव हो जाता है। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब 1। ये 2 प्लस वर्ब 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फिनिटिव कहलाता है, और यहाँ पर 2 प्लस वर्ब 1 इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसको प्रीपोजिशन की नजरिया से हम नहीं देखेंगे, इसको इन्फिनिटिव के नजरिया से देखेंगे तो यह कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मेन वर्ब लाइक है। मैं आम खाना पसंद करता हूं। जब किसी सेंटेंस में 2 प्रकार की क्रिया हो तो उसमें एक वर्ब का जो प्रयोग होगा, जो मेन वर्ब का प्रयोग होगा, वह सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहां पर मेन वर्ब मैं आम खाना पसंद करता हूं, पसंद करना मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का प्रयोग आई के हिसाब से होगा। आई सब्जेक्ट है इसलिए लाइक हुआ। अगर ही सी होता तो लाइक से हो जाता। तो मेन वर्ब का प्रयोग वहां सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है, और दूसरा वर्ब जो होता है उसका प्रयोग इन्फिनिटिव के अनुसार होता है। यहाँ पर टू ईट, इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब 1, यहाँ टू ईट का प्रयोग इन्फिनिटिव का प्रयोग है, इसलिए यह कंसेप्ट सही है। जबकि टू के बाद वेंट वर्ब 2 गलत है, टू के बाद राइटिंग वर्ब 4 गलत है, टू के बाद गोज वर्ब 5 ये भी गलत है। कभी भी इन्फिनिटिव 2 के बाद वर्ब 1 ही लेता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही है और बाकी में एरर है। नेक्स्ट, ही वेंट देयर इन ए मंथ, वह 1 महीने में वहां गया। ही वेंट देयर आफ्टर ए मंथ, वह 1 महीने के बाद वहां गया। राम विल गो देयर आफ्टर संडे, राम रविवार के बाद वहां जाएगा। सीता विल गो देयर आफ्टर 2 PM, सीता 2 बजे के बाद वहां जाएगी। अब यहां हम लोग विचार करते हैं, प्रीपोजिशन के प्रयोग को देखते हैं। ही वेंट देयर इन ए मंथ, इनका प्रयोग। ही वेंट देयर आफ्टर का प्रयोग, यहां भी आफ्टर का प्रयोग और यहां भी आफ्टर का प्रयोग। अब गौर कीजिए, अब इसके थोड़ा मीनिंग को देखें कि मीनिंग क्या निकल रहा है। ही वेंट देयर इन ए मंथ, वह 1 महीने में गया, वहां गया। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ वेंट का प्रयोग किया गया है, पास्ट टेंस है, वर्ब 2 है। वर्ब 2 हमेशा सिंपल पास्ट के लिए आता है। तो कभी भी पास्ट टेंस में इन का प्रयोग नहीं होता है। ये एकदम किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग पास्ट टेंस में पास्ट टाइम के लिए नहीं होता है, इसलिए यह एग्जाम्पल गलत हो गया।
दूसरा है he went there after a month, वह वहां गया एक महीने के बाद। यहां पर आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस के अर्थ में किया गया है, तो पास्ट टाइम को आफ्टर बता रहा है, पास्ट टेंस पास्ट टाइम को आफ्टर बता रहा है एक महीने के बाद। एक महीने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अब के बाद क्या शो करता है, ये पास्ट टाइम को ही तो शो करता है, इसलिए आफ्टर का प्रयोग यहाँ पास्ट टेंस के वर्ब के कारण सही है, इसलिए इसमें एरर नहीं है। अब यहाँ देखिए, राम विल गो देयर आफ्टर संडे। अब यहाँ पर फ्यूचर आ गया, फ्यूचर टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर है और फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। राम वहां संडे को जाएगा, तो यहाँ आफ्टर का प्रयोग हम लोगों ने देखा के बाद यानी पास्ट टाइम को बताने के लिए, और यहाँ भी आफ्टर का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। तो फ्यूचर टाइम को भी बताने के लिए आफ्टर का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें शर्त है कि वह पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। यहाँ संडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आफ्टर का प्रयोग सही है। फिर उसी तरह यहाँ लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें, सीता विल गो देयर आफ्टर 2 PM। यहाँ 2 PM भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए फ्यूचर टाइम में भी आफ्टर का प्रयोग बिल्कुल सही है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा 3 एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, एक में एरर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।